नमस्कार बच्चों, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और लास्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों, है ना, वो कर रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था हमने एक लार्ज कंडक्टिंग कैरिंग वायर के कारण, कि एक धारावाही सीधे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमने क्या किया था, फाइंड आउट किया था। तो हमने ये सारे प्रोसेस फॉलो करके और लास्ट में हम पर जो फॉर्मूला मिला था लास्ट में, तो वो मिला था कि अगर किसी तार में आई करंट प्रभावित हो रही है तो उसके कारण किसी बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान था वो B इज इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, है ना। ये हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड आउट कर दिया था, ये फॉर्मूला हमने निकाल दिया था। उसके बाद अब इसकी हमने फाइंड आउट कर दिया था कि अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो थीटा 1 और थीटा 2 90 डिग्री हो जाएंगे, जिस कारण आपका चुंबकीय क्षेत्र थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू रख के और आपका बी जो आ गया था मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए फाइंड आउट कर दिया था। जो डायरेक्शन की बात है, डायरेक्शन हमने कैसे निकालनी है, राइट हैंड थंब रूल से हमने डायरेक्शन निकाल दी थी कि ये आपका अंगूठा है और जिधर को आपकी उंगलियां कर्ल हो रही है वो डायरेक्शन बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की। इतनी सारी चीजें हमने यहाँ पर क्या कर दी थी, फाइंड आउट कर दी थी। जैसे आप इस चित्र में दोनों में देख सकते हैं कि अगर करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल, कि इधर को आपका थंब ऊपर की तरफ आपका थंब जाएगा और उंगलियां ऐसे फिर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड आपका एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। जबकि जब आपका करंट नीचे की तरफ जाएगा, जब आपका करंट क्या जाएगा बच्चों, नीचे की तरफ जाएगा, तो उस कंडीशन में आपका जो, देखो उंगलियां देखो ऊपर, उंगलियां इधर को मुड़ी है तो क्लॉकवाइज आपकी करंट फ्लो होने वाली है, सॉरी क्लॉकवाइज आपका मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है, चुंबकीय क्षेत्र होने वाला है। अब इसकी कुछ दूसरी कंडीशन, एक तो आपका था कि इनफाइनाइट वायर है, तो इनफाइनाइट वायर है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब दूसरा सेमी इनफाइनाइट वायर है। सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब कि ये वायर आपका इनफाइनाइट लॉन्ग है लेकिन आपका पॉइंट एक यहाँ पर P यहाँ पर लाई कर रहा है। तो देखो हमने जो शुरुआत में किया था वो ये था कि ये पॉइंट A था, ये थीटा 2 था और ये थीटा 1 था और इसमें आई करंट फ्लो हो रही थी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला। अब ये P इस टाइम का है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर है का मतलब आपका दरअसल जो थीटा 2 है वो तो 90 है, लेकिन जो आपका थीटा 1 है वो कितना है, 0 डिग्री है, क्योंकि वो यहीं पर है, एक एंड पर स्थित है, ये एक एंड पर स्थित है। उस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र आपका कितना होगा, तो उस कंडीशन में हम चुंबकीय क्षेत्र का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होने वाला है, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A और ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। यहां पर थीटा 1 0 डिग्री है और थीटा 2 कितना है, 90 डिग्री है। बस तो वैल्यू रख दो इसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना हो गया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट, अगर आई करंट फ्लो हो रही है, अपॉन 4 पाई A साइन थीटा 1 साइन 0 और प्लस साइन 90। अब साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है लेकिन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसलिए यहाँ पर B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A इंटू 1। तो ये आपका, थैंक यू, ये आपका अगर सेमी इनफाइनाइट वायर है और बिंदु P आपका एक एंड पर स्थित है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व, सबसे पहला क्वेश्चन नीट 2022 का जस्ट सिंपल सा कि द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर वायर, कि जो आपका अगर ये इनफाइनाइट लंबा वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, उसके कारण जो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इनका शेप कैसा होता है। हिंदी वालों, कि एक अनंत लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण, चालक तार के कारण
चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का आकार होगा तो कैसा होगा, प्लेन समतल होगा, या स्ट्रेट लाइन होगा, या फिर सर्कुलर होगा, या फिर इलिप्टिकल होगा, दीर्घवृत्ताकार होगा। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है बच्चा इसमें, ये कैसे हैं, ये है आपके सर्कुलर, जस्ट ए सिंपल क्वेश्चन। वृत्ताकार आपका चुंबकीय क्षेत्र लाइन होती है। वृत्ताकार आपकी क्या होती है बच्चा, चुंबकीय क्षेत्र लाइन आपकी कैसी होती है, वृत्ताकार होती है। यस एंड नो, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जस्ट ए सिंपल आपका ये क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, केवल मेमोरी बेस पर आधारित क्वेश्चन था। ठीक है, आपको एकदम समझ में आ गई ये बात, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। ओके बच्चा, और ये आपके क्लास में तो नहीं होगा, लेकिन नीट जेईई की अगर आप कोचिंग करोगे तो वहां पर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा, फाइंड द फिगर सोन एंड फाइंड फ्रॉम द फिगर सोन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पी, पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, इफ आई, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा, करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें, इफ आई जो करंट फ्लो हो रहा, आई हो रहा है 10 एम्पियर का, और जो ए है वो कितना है 70 सेंटीमीटर, और बिंदु पी पर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा 1 और थीटा 2 आपको दे दिया है। ओके ओके बच्चा, कि आई करंट फ्लो हो रही है, उसके कारण बिंदु पी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड आउट करना है। ओके, दिए गए चित्र में बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो ये चित्र में दिया है, आई करंट फ्लो हो रही है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जरा मेरे साथ इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, आई करंट फ्लो हो रही है, सबसे पहले जो जो चीज आपको दी है ना उनको लिख दो बच्चा। तो गिवन आपको क्या क्या दिया है, गिवन आपको करंट दिया है आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर, आपको करंट 10 एम्पियर दिया है। दूसरा, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी है, ए कितना दिया है 70 सेंटीमीटर। आज ऐसा सिस्टम में लिखना है तो क्या हो जाएगा 70/100 मीटर, इसको मीटर में चेंज करो। यस एंड नो बच्चा, कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या दिया है, थीटा 1 दिया है, थीटा 1 कितना दिया है आपको 53 डिग्री, थीटा 2 कितना दिया है आपको, अच्छा उल्टा लिख रखा है इसने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थीटा 1 कोई भी लो और थीटा 2 कोई भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 है। यहाँ थीटा 1 दिया है 37 डिग्री और थीटा 2 दिया है 53 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है। अब हम जानते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है बच्चा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a, और ब्रैकेट के अंदर क्या होता है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। एकदम क्लियर है बात भाई। अब आपको सारी वैल्यू रखनी है, लेकिन यहां पर एक खास बात क्या है बच्चों, कि तुम्हें ये 37 और 53 डिग्री का एंगल पता नहीं होता है, लेकिन ये जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उनमें आपको एक फेमस ट्रायंगल आपके पास मिलता है बच्चों, और इस फेमस ट्रायंगल का आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है बच्चा, मैं आपको बता देता हूं, कि मान लो ये आपका एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, जरा ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री है, और ये अगर 53 डिग्री है तो ये कितना होता है 37 डिग्री होता है। ठीक है, इस ट्रायंगल की खास बात क्या होती है बच्चों, कि इसकी जो साइड होती है वो साइड ऐसे डिवाइड होती है कि ये साइड अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये 4 होगी, और इसका हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये मतलब इस ट्रायंगल की विशेषता है कि 37 डिग्री के सामने की भुजा सबसे छोटी इसलिए 3 हो गया, 53 के सामने की भुजा थोड़ी बड़ी इसलिए 4 हो गया, 90 डिग्री सबसे बड़ा है तो उससे 5 हो गया। ये आपको याद रखना है, क्या रखना है, याद रखना है। ओके बच्चा, शुड बी लर्न, ये आपको लर्न होना चाहिए अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे से अपने को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बच्चा, अब इसमें वैल्यू निकालो। अब
अब देखो किसकी वैल्यू चाहिए मुझे, साइन 37 की वैल्यू। तो देखो साइन 37 डिग्री बराबर, साइन 30 बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो 37 के सामने परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेनियस कितना है बच्चा 5। यस एंड नो, कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3 sin 3 और कर्ण कितना है बच्चा 5। इसी प्रकार आप यहां पर साइन 53 निकालो, तो साइन 53, साइन 53 इसके सामने लंब क्या हो जाएगा इसका 4, परपेंडिकुलर 4 और कर्ण कितना हो जाएगा 5। ये भी निकाल दिया। अब सब की वैल्यू आप जो आपका फॉर्मूला है, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर्मूला है, उस पर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, आप एक चीज और जानते हो कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू क्या होता है 10 की पावर -7। अब सारी वैल्यू आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करिए और इसको सॉल्व करिए। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन अबव इक्वेशन, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या हो गया 10 की पावर -7 इंटू आई, करंट कितना है 10 एम्पियर, डिवाइडेड बाई ए कितना है बच्चा 70/100। यस एंड नो, 70/100 और ब्रैकेट के अंदर कितना हो गया साइन 37 डिग्री प्लस साइन 53 डिग्री। ओके बच्चा, एकदम क्लियर है यहां तक बात। अब इसको मुझे ओपन करना है, इज इक्वल टू मैं यही सॉल्व कर रहा हूं 10 की पावर 1 और ये 100 है, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो गया 10 की पावर -7 इंटू 100 ऊपर जाएगा तो ये 1000 हो जाएगा। यस एंड नो, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 7 और यहाँ पर ब्रैकेट कितना हो गया, ये साइन 37 की वैल्यू 3/5 और प्लस साइन 53 की वैल्यू 4/5। क्या भाई किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं होनी चाहिए। अच्छा नीचे से 70 है, सॉरी। अच्छा इससे ये कैंसिल हो गया, 10 की पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर, और 10 की पावर -5 है तो ये कितना बच गया, तो 10 की पावर -7 है तो कितना हो गया 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाई 7 और इन दोनों का एलसीएम 5 ले लो यहाँ, तो ये कितना हो गया 3 और प्लस 5 कितना हो गया 7, 3 और 4 सॉरी 3 और 4 कितना हो गया 7, 7/5, 5 दोनों का एलसीएम ले लो। अब देखो इससे ये कैंसिल कर दिया हमने, यस एंड नो बच्चा कर दिया। अब कितना बच गया, ये बच गया 10 की पावर -5 और इंटू 5। अब मैं क्या कर दूं, यहां पर इंटू 1 कर दूं, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.2, 1 में डिवाइड नहीं होगा 5 का, एक एलसीएम पॉइंट लिया 10 हो गया, 5 दूना 10 इंटू 10 की पावर -5। अब इस -2 को, इस 2 को क्या कर दो आप, इस पॉइंट 2 को 2 लिखो और यहाँ एक 0 और बढ़ा दो माइनस में, तो 10 की पावर 6 टेस्ला, 10 की पावर -6 टेस्ला। क्या आप यहाँ पर समझे, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि लास्ट में मैंने क्या किया, जरा समझो बायोलॉजी वालों, जरा समझो यहाँ पर कि यहाँ पर लास्ट में मैंने क्या किया है, यहाँ पर से यहाँ पर देखो कि यहाँ पर था आपका इधर 1 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाई 5। मैं क्या कर देता हूं इसमें कि देखो यहां पर कैसे कर सकता हूं मैं, 10 से गुणा कर दो और 10 से भाग भी दे दो, तो 5 2 जा 10, तो 2 हो गया और ये 10 की पावर 1 ऊपर जाएगा तो कितना हो गया 2 इंटू 10 की पावर -5 और ये 10 की पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1, तो कितना हो गया 2 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला। और 10 की पावर -6 टेस्ला को क्या बोलते हैं हम भाई, 10 की पावर -6 किस में, माइक्रो में, तो 2 माइक्रो टेस्ला इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना हो गया 2 माइक्रो टेस्ला। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, अगर आपको समझ पाए तो यस सर लिख देना इसमें और हम समझेंगे कि आप समझ गए हैं। ठीक है, और कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, जो आपके ग्रुप बने हैं उसमें आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक बार नहीं आया तो दोबारा वीडियो को रिबैक करके बाद में देख सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं और बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो, खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है और जेई मेंस में भी पूछा गया है, नीट में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बच्चा, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, तो जरा एक बार लिखिए आप कॉपी में मेरे साथ इसको, तब जाके आप इसको कर पाएंगे कि बायोसेवर्ट लॉ
use Biot-Savart law, obtain expression for magnetic field at the center of coil bend in the form of square of 2a centimeter carrying current. ओके तो और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, क्या कह रहा है कि एक कुंडली को घुमाकर 2a भुजा का वर्ग बनाया गया है जिसमें I धारा प्रभावित हो रही है। बायो-सैवर्ट का नियम का उपयोग करके वर्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। ठीक है बच्चा, तो देखो इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, इसमें क्या हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मुझे बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, राइट हैंड थंब रूल के अनुसार अंदर की तरफ, इसके कारण भी अंदर की तरफ, इसके कारण भी अंदर की तरफ, इसके कारण भी अंदर की तरफ, है ना। राइट हैंड थंब रूल को लगाओ और बताओ कि यहां पर डायरेक्शन कितनी होने वाली है। ठीक है, तो आओ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कैसे, यही जो आपका स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है उसी से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले इसके कारण, इस वायर के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ B1 होगा, इसके कारण B2 है तो अंदर की तरफ होगा, इसके कारण B3 भी अंदर की तरफ होगा, इसके कारण भी B4 अंदर की तरफ होगा। तो चारों वायर के कारण जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो अंदर की तरफ हो रहा है। एकदम क्लियर है बच्चा। तो सेंटर पर की सॉल्यूशन कैसे करना है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर कैसा होने वाला है, द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, सेंटर ऑफ द स्क्वायर, वर्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या होने वाला है बच्चा, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। ये पहले वायर के कारण, ये दूसरे वायर के कारण, ये तीसरे वायर के कारण और ये चौथे वायर के कारण। एकदम क्लियर। अब बच्चों सब में करंट सेम है, सबकी साइड सेम है और सेंटर सबसे बराबर दूरी पर है। सेंटर सबसे क्या है बच्चा, बराबर दूरी पर है, इसलिए सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगा, सेम आएगा। सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगा, सेम आएगा। फिलहाल हम यहां पर थोड़ी सा निकालते हैं। मुझे बताओ ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होने वाली, टोटल कितनी थी, टोटल है ये 2a, तो ये कितनी होगी बच्चा, a। एकदम क्लियर। अच्छा मैं पहले वायर के कारण पहले निकालता हूं, दरअसल सबके कारण सेम निकलेगा, तो यहां पर क्या होने वाला है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, जरा ध्यान दो कि B इज इक्वल टू सबके कारण सेम है तो 4 इंटू B1 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। सेम क्यों हो रही सबके कारण, सेम सबके कारण क्यों है, क्योंकि I सेम है, साइड 2a सेम है, a सेम है, यस एंड नो, और करंट भी सेम डायरेक्शन में फॉलो हो रही है, तो इसलिए सबके कारण क्या आएगा, ये सेम आएगा। एकदम एकदम। तो अब मुझे B1 निकालना है, मुझे केवल अब एक पार्ट इसका क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो एक पार्ट सॉल्व करना है तो मैंने क्या कर दिया बच्चों, जैसे स्ट्रेट लाइन का करते इसको मिला दिया और इसको मिला दिया, इसको लिख लिया ये θ1 है और ये क्या है, θ2 है। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर मेरे बच्चों। अब मुझे ये बताओ कि जब कोई वर्ग होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 45, तो ये भी क्या होता है 45 डिग्री, तो ये वाला भी कितना होगा 45 डिग्री और ये वाला भी कितना होगा 45 डिग्री। मतलब आपको जो जो दिया है यहां पर, भाई ये पता होना चाहिए ना वर्ग के केंद्र पर कितना होता है ना, वर्ग के केंद्र पर ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री बनाएगा आपका। तो अब आपको θ1 भी दिया है बच्चा, यहाँ पर θ1 भी कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, θ1 भी दिया है 45 डिग्री और θ2 भी दिया है 45 डिग्री, बस सॉल्व कर देना आप। अब हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, एक स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और क्या होता है साइन θ1 प्लस साइन θ2। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, इस वैल्यू को आपको इस जो ये इक्वेशन नंबर 1 है इसमें रखो, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखो B1 का मान।
तो कितना होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, B इज इक्वल टू कितना होने वाला है 4 इंटू B1 कितना आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए ब्रैकेट साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। ऑल्दो मैं सब मान को एक साथ लिख सकता था। तो कितना होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों 4 इंटू, अच्छा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है, अच्छा म्यू नॉट को इसने ऑप्शन के हिसाब से देखो उसको ओपन नहीं किया है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को ऐसे ही रहने दो, आई ओवर ए डिस्टेंस यहां पर भी ए दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ए आएगा। साइन 45 1 कितना होता है बच्चों साइन 45 की वैल्यू, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 और प्लस 1 अपॉन रूट 2। ओके मेरे प्यारे बच्चों देखो यहां जो जो कट रहा है उसको पहले ही काट दो, 4 से 4 कट गया, यस एंड नो मेरे प्यारे बच्चों। तो कितना आ गया ये इक्वल टू करके देखो, इक्वल टू करके ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, और देखो 1 प्लस 1 2 रूट 2 दोनों का एलसीएम सेम है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया बच्चा 2 हो गया, एकदम क्लियर। अब इस 2 को मैं ऊपर वाले 2 को मैं क्या लिख सकता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऊपर वाले 2 को मैं लिख सकता हूं, इस 2 को मैं लिख सकता हूं रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकता हूं ना। तो एक नीचे वाले रूट से एक ऊपर वाला रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहां पर थोड़ी सी मैं आगे कर लेता हूं इसको एक लाइन और, ये हो गया म्यू नॉट आई रूट 2 इंटू रूट 2 डिवाइडेड बाई पाई ए रूट 2। अब क्या होगा बच्चों यहां से रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों आंसर, आंसर आ गया, क्या ये दिख पा रहा है एकदम एग्जैक्ट, आंसर आ गया ये रूट 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई इंटू ए। ओके रूट 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई इंटू ए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है इसका, जरा देखो तो मेरे प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ रहा है बच्चा, रूट 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई इंटू ए, ये ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है। आई होप आप समझ पाए होंगे, एकदम क्लियर। ये 4 से मल्टीप्लाइड हमने इसलिए किया, इसके कारण जितना मैग्नेटिक फील्ड यहां पर होगा उसके कारण भी उतना ही होगा, इसके कारण भी इतना ही होगा, इसके कारण भी इतना ही होगा, और तीनों के चारों ऐड होके, और किधर को वो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा बच्चा अंदर की तरफ, आपकी कॉपी से मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है कॉपी के अंदर जा रहा है, ये तीर का क्रॉस है, क्रॉस का मतलब बाण कहां जा रहा है बच्चा अंदर की तरफ जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है इतना हो गया, ठीक है बच्चा मैग्नेटिक फील्ड आपका इतना हो गया। क्या आपको इसमें कोई डाउट तो नहीं है, अगर आपको डाउट है तो एक बार रिवाइज करके इसको दोबारा देखें। तो ये क्वेश्चन जेई मेंस का है जिसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं और आपके एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। ओके बच्चा, तो यहां तक आपको आई होप समझ में आया होगा, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। ओके अब एक प्रश्न और यहाँ पर काफी जबरदस्त प्रश्न है, और आपको ये भी जेईई मेंस में पूछा गया है और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या दिया है बच्चों इसमें, सबसे पहले देखो कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगुलर लूप ऑफ साइड 1 मीटर व्हिच इज कैरिंग 10 एम्पियर इज, जिसमें 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, और डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन बता देता हूं मैं यहाँ पर, करंट की डायरेक्शन ऐसे आपका फ्लाई हो रहा है, यस एंड नो। हिंदी वालों कि 1 मीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज में 10 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है, तो त्रिभुज के केंद्रक पर, त्रिभुज के केंद्रक पर चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण कितना होगा, आपको ऑप्शन भी दिया है इसने, और आपको ये फाइंड आउट करना है, थोड़ी सा इसमें मैथमेटिक्स का उपयोग होने वाला है और आपको आना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या केंद्रक का मतलब, देखो इसको मिलाया ये यहां मिला, इसको मिलाया ये यहां मिला, और इसको मिलाया ये यहां मिला, मतलब आपको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, यहां पर V की वैल्यू कितनी होने वाली है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, यहां पर आपको B निकालना है। और ये त्रिभुज कैसा है,
ये त्रिभुज आपका कैसा है बच्चों? ये त्रिभुज है आपका समबाहु। दिस ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, और आप जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की सारी साइड क्या होती है? सेम होती है, और सारे एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। अब मुझे सेंटर पर निकालना है इसको, ये यहां पर। ठीक है बच्चा, यहां पर मुझे फाइंड आउट करना मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले इसकी साइड 1 मीटर थी ना, तो ये वाला यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 1/2 मीटर, और ये भी कितना हो गया? 1/2 मीटर। एकदम क्लियर? अच्छा, मैं यहां से मिलाऊं ऐसे, ठीक है? तो जरा ध्यान रखना बच्चों, ये पूरा 60 है तो ये 30 हो जाएगा, ये पूरा 60 डिग्री था तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ऑल दो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको जरा ध्यान से समझो। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये 120 डिग्री का है, तो ये वाला भाई कितना का होता? 60 डिग्री, और ये वाला भी कितना होता? 60 डिग्री। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, वरना आप नीट और जेई के एग्जाम को या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप क्रैक करना चाह रहे हैं, तो आपको बेसिक जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो होना चाहिए। समझ में आ रही बात? वरना आप जीवन की दौड़ से और पढ़ाई की दौड़ से थोड़ी सा पीछे छूट जाएंगे। ओके, ठीक है बच्चा? तो ये है। अब मान लो मैंने नामकरण कर दिया, ये बोल दिया मैंने ए है, ये बोल दिया मैंने बी है, ये बोल दिया मैंने सी है, ये क्या बोल दिया मैंने? यहां पर सी है। ठीक है, अब सुनना जरा बात को, और यहां पर मैंने इसका नाम लिख लिया ओ, और ये यहां पर लिख लिया मैंने डी। तो मुझे ओडी निकालना है। अभी क्या निकालना है बच्चा? ओडी निकालना है। तो सबसे पहले जो आपका यहां पर कोई सा भी देखो, जैसे ये है 60 डिग्री है, तो टेन 60 डिग्री टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता? सॉल्यूशन का मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, और आप देखो सब, और 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और यहां पर समय की वजह से मैं एक ही तरीके से सॉल्व कराऊंगा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर देखो टेन थीटा, ये टेन थीटा है, ये परपेंडिकुलर है। ये कितना है बच्चा? परपेंडिकुलर है। ये कितना है? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर इसके लिए टेन 60 के लिए, मतलब टेन 60 इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर कितना है? 1/2, और अपॉन बेस। बेस क्या है? ओडी। इसके लिए बेस ये होगा बच्चों, हाँ, इसके लिए बेस ये होगा ओडी। तो ओडी ऊपर लिखो, अच्छा सॉरी नीचे, ओडी नीचे। मतलब आपका कितना आ गया? टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 ओडी। ओडी को इधर लाओ, तो ओडी बराबर क्या हो गया? 1/2 टेन 60। और टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? जरा बताओ तो मुझे। टेन 60 की वैल्यू होती है, कितनी होती है बच्चों टेन 60 की वैल्यू? बताओ। √3। √3 देखो, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? √3/2 इंटू 2/1, इससे कैंसिल, तो √3। तो मतलब ये आ गया 1/2 √3। तो ओडी जो है आपका, ओडी जो डिस्टेंस है, ओडी डिस्टेंस आपने निकाल दिया है। ओडी डिस्टेंस कितनी आई बच्चा? 1/2 √3। क्या आप मेरी ये बात समझ पाए हैं? यस एंड नो? पहले हाँ ना बोलो, पहले हाँ ना बोलो बच्चा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छे से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो टेन 60 की वैल्यू रखी हमने, और यहां से ओडी निकाल दिया। ओडी कितना आ गया बच्चा हमारा? ओडी आ गया 1/2 √3। तो जितना ये ओडी की वैल्यू होती है, उतनी भाई साहब इसकी वैल्यू भी होगी, और उतनी भाई साहब इसकी वैल्यू भी होगी। और ये क्या है बच्चा? इन तारों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है। यस एंड नो? अब 3 स्टेट वायर है जिसमें सेम करंट फ्लो हो रही है, जो सेम डिस्टेंस पर है, तो इसलिए सेंटर पर मैं मैग्नेटिक फील्ड बहुत आसानी से क्या कर सकता हूं? सॉल्व कर सकता हूं। तो पहले तो आप ओडी की वैल्यू रख दो कि जितना भी ये आ रहा है। एकदम क्लियर बच्चों? आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ू मैं, इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो हम बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। मुझे मिल गया जितनी चीजों की मुझे जरूरत थी,
वो मुझे मिल गई है और मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ओके, जस्ट 1 मिनट वेट, ये मिटाने में समय लग रहा है। देखो, आपको जो मिल गया है वो मिल गया है आपको। अच्छा, यहां से मैं इसको बना देता हूं फिर, सॉरी, ओके, जस्ट 1 मिनट वेट बच्चों। ओके, ये ओडी, ओ डी, ए, ऑल्दो बी मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी लिखा है, कोई बात नहीं। अब मुझे इसके कारण निकालना है, जैसे करंट ये फ्लो रही आई, इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल लगा अंदर की तरफ, ये डिस्टेंस कितनी है 1/2√3 इतना है। तो देखो, तीनों के कारण सेम निकलने वाला है, इसके कारण B1, इसके कारण B2, इसके कारण B3। यस एंड नो बच्चा? तो तीनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेम निकलेगा, क्यों? क्योंकि तीनों वायर की लंबाई सेम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, सेम करंट फ्लो हो रही है, इसलिए इसलिए मेरे प्यारे बच्चों B इज इक्वल टू क्या होगा, B1 प्लस B2 प्लस B3, और तीनों में सेम है तो इसलिए B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू B1। अब एक B1 के कारण निकाल दो, 3 से मल्टीप्लाइड कर दो, तो कितना B स्ट्रेट वायर के कारण 3 क्या होता है बच्चा, फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और क्या बच्चा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ऐसा होगा ना? क्यों मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल इस B1, पहले ये जो नीचे बेस वाला जो वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है उसके कारण, अब बच्चों ये वाला कितने डिग्री का एंगल होता है 60, ये वाला कितने डिग्री का एंगल होता है 60, ये सब आपको क्लास 7th में पढ़ाया गया है। ओके, और तुम्हें याद होनी चाहिए, नहीं है तो पढ़ते पढ़ते हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान रखो, ठीक है बच्चा? ओके, बाकी सारी वैल्यू रखो इसमें को। अब देखो, तुम्हें म्यू नॉट की वैल्यू भी दी है उसने 4 पाई इंटू 10⁻⁷, हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे इसमें। तो देखो, B इज इक्वल टू 3 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना होगा 10⁻⁷। आई एम्पियर, करंट कितना फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर का, देखो 10 एम्पियर का। ओके, डिवाइडेड बाई ए, ए दूरी कितनी है, ये वाली डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कुछ गड़बड़ मत कर देना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 1/2√3। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हैं, 1/2√3, और साइन 60 डिग्री, थीटा 1 में 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। क्यों भाई बच्चों, अरे एकदम क्लियर, मजा आ रहा है? तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो लेट्स देखो, अब वैल्यू रखो, ये क्या हो गया 3 इंटू 10⁻1 है, 10⁻⁷ है, तो 10⁻⁻6। अच्छा, 2√3 सीधा ऊपर जाएगा इंटू 2√3, और ब्रैकेट के अंदर साइन 60 की वैल्यू क्या होती है 3√2 और प्लस √3/2। साइन 60 की वैल्यू यही होती है ना, √3/2। यस एंड नो बच्चा? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, याद तुम्हें करना है। ओके, 3 इंटू 2√3 इंटू 10⁻⁻6, और ये क्या हो गया बच्चा 2√3 इंटू वो डिवाइडेड बाई 2, अरे √3 2√3 हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल, √3 3 हो जाएगा, तो ये 3 दूना 6, कितना आ रहा है बच्चा 3 दूना 6 इंटू √3 3 इंटू 10⁻⁻6, और टेस्ला क्या यूनिट होती है टेस्ला। तो 3 छक्के 18, कितना हो गया 3 छक्के 18 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, तो कितना हो गया बच्चा ये 18, और 10⁻6 का मतलब माइक्रो टेस्ला, तो 18 माइक्रो टेस्ला इसका क्या आ रहा है बच्चा आंसर आ रहा है। एक बार आप दोबारा से इसको सॉल्व करना, कैलकुलेशन को थोड़ी सही से सॉल्व करना, ओके बच्चा, और आप इस प्रकार के प्रश्नों को आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है बच्चा? यस एंड नो माय चाइल्ड? एकदम क्लियर ये बात समझ में आई? तो क्लियर समझ में आई तो एक बार लाइक करके या ओके सर लिख लेना जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है बच्चा? एकदम मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया? तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, इसके केंद्रक पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया 18 माइक्रो
टेस्ला। आई होप आप ये समझ पाए होंगे। थोड़ी से इसमें मैं कुछ और आपको थोड़ी कनेक्शन करना चाह रहा हूं कि जैसे आप पहले चैप्टर में पढ़ते थे कि जैसे ये ट्रायंगल था और पहले चैप्टर में कि इसके पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है बच्चों? अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, मतलब आवेश का वितरण एक समान है, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है? 0 आता है। लेकिन बच्चों अगर इसमें आई करंट फ्लो हो रही है तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं आता है, बल्कि उसकी कुछ वैल्यू होती है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये थोड़ी से आपको चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक दूसरे से काफी हद तक मिलते हैं, और जो डिफरेंस होता है वो फंडामेंटली डिफरेंस होता है। ठीक है बच्चा? ओके, तो आई होप आप समझ पाए। इसके बाद इस प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट लें इसका, और इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत ही आसान प्रश्न है और जेईई मेंस में पूछा गया है। जेईई मेंस का प्रश्न है, बहुत आसान से स्क्रीनशॉट लो। होमवर्क है तुम्हारे लिए, ऑप्शन वो आप मैसेज में इसका ऑप्शन को सही करके लिखेंगे कि कौन सा इसका ऑप्शन है। ठीक है बच्चा? तो इससे आगे जो ये सारे प्रश्न है, ये प्रश्न आपका जेईई मेंस का प्रश्न है और एक बार एडवांस में भी आया है, बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इन क्वेश्चनों को हम तब सॉल्व करेंगे बच्चा। ओके, ये सारे तो अभी के लिए इतना काफी है। तब तक पढ़ते रहो, खुश रहे, आनंदित रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। और बच्चों, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्टडी होती है सेल्फ स्टडी। अगर आप करते हैं उसको तो निश्चित ही आप सीखते हैं। खुश रहे, आनंदित रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।